हेलो माय डियर फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम एसएससी सीजीएल 2020 का जो टियर 2 एग्ज़ामिनेशन होने वाला है 28 जनवरी 2022 में, उसके लिए 50 दिन का स्टडी प्लान और स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे। अगर आपका टियर 1 एग्ज़ामिनेशन क्लियर हुआ है तो आपके हाथ में है कि आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं टियर 2 में और अपना पोजीशन सिक्योर कर सकते हो जितने भी सारे वैकेंसी है उसके अंदर में। ठीक है, अब देखो टियर 1 एग्जामिनेशन का डेट जो निकल गया है 26 नवंबर को निकल चुका है। अब टियर 1 में जितना भी मार्क्स आया है, ठीक है, आपका क्लियर हुआ एग्जामिनेशन, लेकिन कोई जितना भी मार्क्स आया अभी वो चीज़ आपके हाथ में नहीं है कि नहीं। उसमें अगर कम भी आया है तो भी आप कुछ नहीं कर सकते, ज़्यादा भी आया है तो अच्छी बात है, लेकिन कुछ कर नहीं सकते उसमें। जो हम कर सकते हैं वो है टियर 2 में। तो टियर 2 में दोस्तों कितना है, 400 मार्क का एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, और जो लोग डबल ओ का पेपर देंगे उनके लिए और 200 एक्स्ट्रा। तो टोटल मान लो मैं डबल ओ को छोड़ रहा हूँ, मैं जो लोग डबल ओ एग्जामिनेशन के लिए देना चाहते हो तो उनका एक्स्ट्रा 200 मार्क है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं पकड़ रहा हूँ मैथ और इंग्लिश, ये तो सबके लिए कंपलसरी है। तो 400 मार्क का एग्ज़ाम होगा, मैथ 200 और इंग्लिश 200। इसमें से जितना ज़्यादा आप स्कोर कर सकते हो उतना आपका अच्छा स्कोर बनेगा, ओवरऑल टोटल अच्छा स्कोर बनेगा और अच्छा रैंक आ सकता है। ठीक है, कट ऑफ से मिनिमम आपका 30-40 मार्क्स अगर ऊपर रहोगे ना तो डेफिनेटली आपको कोई ना कोई पोस्ट आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको कोई ना कोई जॉब मिल जाए, उसके बाद आपके पास उतना इनफ टाइम होगा कि आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हो और किसी और कोई जॉब में भी शिफ्ट कर सकते हो और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी हो जाओगे। तो आज से अगर काउंट किया जाए तो टोटल दोस्तों मैंने लिख के रखा हुआ है, स्ट्रैटेजी बना रहा था प्लान, टोटल 58 डेज पड़ रहा है 27 जनवरी तक, 27 जनवरी 2022 तक 57 डेज पड़ रहा है टोटल। ठीक है, 58 डेज। तो 8 दिन को मैं छोड़ रहा हूँ ताकि बहुत सारे लोग वीडियो देखेंगे, कब पता नहीं किसके तक ये वीडियो पहुँचेगा। तो मैं 50 दिन का एक टोटली बनाऊँगा। ठीक है, 50 दिन को लेके 50 दिन को सामने रख के एक स्ट्रैटेजी बताऊँगा मैं आपको, उस पर आपको वर्क करना है। और जो चीज़ मैं मैथ और इंग्लिश के बारे में बताने वाला, अगर आप इस चीज़ पे स्टिक रहे तो अपने आप आपका स्कोर थोड़ा इम्प्रूव हो जाएगा। जो भी आपका स्कोर आ रहा है और थोड़ा स्कोर आपका ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा, जो कि आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। अगर आपने दी जॉब फाइटर का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे रहा हूँ। ठीक है, आप वहाँ से ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे मैं रेगुलरली अपडेट देता रहूँगा, जो भी पढ़ाई आपका पढ़ाई के रिलेटेड टियर 2 एग्जामिनेशन रिलेटेड है, जो भी मैं रेगुलरली वहाँ पे अपडेट देता रहूँगा। तो बेटर है आप वो वाला चैनल ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम चैनल। प्राइवेट चैनल है दोस्तों, पब्लिक मैंने नहीं रखा हुआ है ताकि जो इंटरेस्टेड है वही ज्वाइन करे, इसलिए मैंने लिंक दे दिया। अब हम बात करते हैं 50 डेज़ का स्ट्रैटेजी। तो 50 डेज प्लान, कौन सा एग्ज़ाम के लिए ये, एसएससी सीजीएल 2020 टियर 2। ठीक है, तो टियर 2 के लिए हम करेंगे, टियर 3 के लिए मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो इंपॉर्टेंट टियर 2 है। ठीक है, सॉरी। अब क्या है कि मैथ इंग्लिश आता है, इसमें मैथ आता है 200 मार्क। ठीक है, मैथ और इंग्लिश। अब जैसे टियर 1 में हमको जी के, मैथ, इंग्लिश, जी के, रीजनिंग चारों पे फोकस करना पड़ता था, लेकिन टियर 2 में ऐसा नहीं है, मैथ और इंग्लिश पे ही आपको फोकस करना है। ठीक है, अब मैथ कितने मार्क के आते हैं, मैथ आते हैं 200 मार्क के और इंग्लिश आते हैं 200 मार्क के, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको अलग अलग करके बताऊंगा, मैथ के लिए बताऊंगा अलग से, इंग्लिश के लिए अलग से बताऊंगा। सबसे पहले हम मैथ के बारे में डिस्कस करेंगे। अब ऐसा नहीं है कि टियर 2 के लिए अलग सा प्रिपरेशन होता है, अलग से आपके क्वेश्चंस करने होंगे, अलग कोई बुक रेफर करना होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपने प्रीलिम के लिए प्रिपेयर किया था वही चीज़ को कैरी करना है, दैट्स इट। मैं बोल रहा हूँ नॉर्मली गलती क्या करते हैं टियर 2, जो भी टियर 1 एग्ज़ाम देते हैं, मान लो कि उनका क्लियर हो गया, और वो गलती पता है कहाँ करते हैं, गलती ये करते हैं कि उनको लगता है कि टियर 2 कुछ अलग ही एग्ज़ाम है, अलग ही टाइप के क्वेश्चन पूछेंगे, तो वो क्या करते हैं कि अलग कोई बुक परचेस करने में बिजी हो जाते हैं कि यार टियर 2 के लिए बुक्स फॉर टियर 2, ठीक है, ऐसे सर्च करने लगते हैं। और लोग हैं कि उनको सजेस्ट भी करते हैं कि यार टियर 2 के लिए ये वाला बुक्स कर लो। वो गलत है। जो आपने टियर 1 में किया हुआ है उसी चीज़ को कैरी करना है टियर 2 में।
टीयर 2 में एक्स्ट्रा क्या करना है मैं आपको बता रहा हूँ। एक चीज़ है, अगर आपने सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस में ध्यान दिया टीयर 2 में तो आपका एग्ज़ाम खराब हो जाएगा। आपका नॉलेज डेफिनेटली बढ़ जाएगा, आप क्वेश्चंस कर लोगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, आप हर टाइप के क्वेश्चंस कर लोगे, लेकिन सिलेक्शन वही लेगा जो कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चंस उस दिन कर पाएगा। कौन कर पाएगा? जिसने टाइम में प्रैक्टिस किया हुआ है, मतलब जिसने मॉक टेस्ट ज़्यादा प्रैक्टिस किया हुआ है। तो टीयर 2 में, स्पेशली टीयर 2 में मॉक टेस्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। देखो, मैं मेन मुद्दा समझाने से पहले आपको मैं बहुत सारा चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो नॉर्मली लोग नहीं बताएंगे आपको। ठीक है, सब लोग ऐसे ही बताएंगे यार ये बुक्स पढ़ लो, ये बुक्स कर लो, ये मॉक टेस्ट कर लो। वो चीज़ मैं बताऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं कोई चीज़ ऐसा चीज़ बता रहा हूँ जो लोग नॉर्मली शेयर नहीं करते, जो आपको पता होना चाहिए ताकि आप ये चीज़ गलती ना करो। मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो 50 दिन का जो प्लान है ना, ये 50 दिन को हम ऐसे करेंगे, 20 दिन प्लस 30 दिन, इस हिसाब से मैंने डिवाइड किया हुआ है। पहला 20 दिन, उसका बाद का 30 दिन। पहला 20 दिन में क्या करना है? पहला 20 दिन में आपको एक बार रिवाइज करना है। आपका मैथ्स के सारे चैप्टर के क्वेश्चंस करने हैं। आपने जहाँ से भी प्रीलिम में लगाया हुआ है क्वेश्चंस, कोई भी बुक्स हो, आपने कोई भी बुक फॉलो किया होगा, कोई भी ऑनलाइन टीचर को आपने फॉलो किया है तो उनका कोई पीडीएफ होगा। अगर आपने बुक्स किया है तो आप बुक से कर लेना। जैसे कि मैं अपने बारे में बताऊँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं अपना एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उससे आप रिलेट कर लेना। मैं राकेश यादव क्लास नोट को एज ए नोट्स मानता था। ठीक है, उसी को हमेशा रिवाइज करता था, रिपीटेटिव रिवाइज करता था। एक बार खत्म हो गया फिर से रिवीजन, एक बार खत्म हो गया फिर से रिवीजन। तो रिपीटेटिव में उसको रिपीट करके उसको मैं रिवाइज करता था। तो मैंने क्या, अगर मैं आपकी जगह पे होता, मैं अगर ये 20 दिन में क्या करूँगा कि राकेश यादव क्लास नोट को फिर से ख़त्म करूँगा। ठीक है, तो मैंने ये 20 दिन लिया है। इस 20 दिन में क्लास नोट रिवाइज के साथ मेरे को क्या करना है? अल्टरनेट डे पे मॉक टेस्ट लगाना है। मान लो कि आज मैंने मैथ का मॉक टेस्ट लगाया, ठीक है, तो कल नहीं लगाऊंगा, मैं परसों फिर से लगाऊंगा। तो 20 दिन में टोटल 10 मैथ के मॉक टेस्ट लगाने हैं। ठीक है, वैसे ही इंग्लिश का भी 20 + 30 का आपको शेड्यूल बनाना है। 20 दिन में आपको अल्टरनेट डे पे आपको मॉक टेस्ट लगाना है। मतलब 20 दिन में आपको टोटल 10 मॉक टेस्ट लगाना है मेंस का, 200 क्वेश्चन वाले। देखो, मेंस में इंग्लिश का 200 क्वेश्चन वाले क्वेश्चन साथ, मतलब जो 200 मार्क का है 200 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन मैथ का 200 मार्क का है लेकिन क्वेश्चन आते हैं 100 क्वेश्चन होते हैं इसके, एक एक क्वेश्चन 2 मार्क के होते हैं। ठीक है, तो आपको मॉक टेस्ट ये 20 दिन में 10 लगाना है अल्टरनेट डे पे इंग्लिश का और 20 मैथ का। मतलब आज मैथ लगाया, कल इंग्लिश, परसों मैथ, उसके बाद दिन इंग्लिश, ऐसे। तो 20 दिन तक आपका ऐसे चलेगा। तो 10-10 इसका मॉक टेस्ट आपका खत्म हुआ। इंपॉर्टेंट चीज़, मॉक टेस्ट देने के बाद आप अपना टाइम एक फिक्स करो कि आपको मैथ का मॉक टेस्ट एक दिन में कब दोगे आप। आपका फिक्स टाइम होना चाहिए। जैसे कि मेरा था सुबह 10 से लेके 12। अगर एक दिन में एक दे रहा हूँ मैं मेंस का तो 10 से 12 फिक्स टाइमिंग। मेरे को डेली 10 बजे बैठ जाना है, एनी हाउ मुझे 10 बजे, जैसे कि एग्ज़ाम में आपको 10 बजे अगर एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है तो आप 10 बजे एग्जैक्टली बैठते हो। ऐसे ही टाइम टेबल आपको बनाना है कि आपको एनी हाउ 10 बजे मॉक टेस्ट में बैठना है, एनी हाउ। ठीक है, उससे पहले आधा घंटा पहले रेडी हो जाना है, बैठ जाना है, यार मेरे को मॉक टेस्ट देना है। जैसे एग्जाम जैसे एनवायरनमेंट होता है ना, वैसे फील करने की कोशिश करो, क्योंकि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा एग्जाम के दिन। तो आपको बैठ जाना है आधा घंटे पहले या 15 मिनट पहले, शांत मन को शांत कर लेना है और एग्जैक्टली 10 बजे आपका मॉक टेस्ट स्टार्ट करना है। सीरियसली मॉक देना है। एक बार आपने मॉक दे दिया, मॉक आपका ख़त्म हो गया, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये करना है कि उसको एनालिसिस करना है। अब एनालिसिस मतलब हर टाइप का एनालिसिस है। अब एनालिसिस मतलब दिमाग में, सबका दिमाग में अलग अलग क्वेश्चन होता है, एनालिसिस क्या है। ठीक है, एनालिसिस ये है कि आपने मैथ का, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ मैथ का, ठीक है, मैथ में आपने 100 क्वेश्चंस किया। अब 100 में से 100 तो नहीं बने होंगे, कुछ बने होंगे, मान लो कि 60 बने और 40 आपके छूट गए, कोई दिक्कत नहीं। देखो, मॉक टेस्ट में कम मार्क आया तो दुख बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि ये फाइनल एग्जाम नहीं है। लेकिन ये फाइनल एग्जाम नहीं है सोच के कैजुअली एग्जाम मत देना, सीरियसली आपको एग्जाम देना है। ठीक है, मान लो कम मार्क आया, कोई दिक्कत नहीं। मॉक टेस्ट देने का हम लोग का मेन पर्पज़ ये है कि हमको कम टाइम में टाइम मैनेजमेंट सीखना होता है, कैसे क्वेश्चंस को मैनेज करना है, कैसे 3 राउंड में ख़त्म करना है। ठीक है, मैं आपको ये आगे समझाऊंगा, मैं आपको या तो अलग से एक वीडियो बना दूंगा। आपको कम टाइम में कैसे मैनेज करना है वो सीखना होगा, वो मॉक टेस्ट से आप सीखते हो।
उसके साथ एनालिसिस में आपको क्या करना है कि 100 क्वेश्चंस आपने कर लिया, मतलब मॉक टेस्ट दे दिया, आपको एनालिसिस में एक एक करके सारे 100 क्वेश्चंस देखने हैं, सारे देखने हैं। उसमें से ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपका पहली बार आपने एनकाउंटर किया है, पहली बार आपने उस क्वेश्चंस को देखा होगा। वो सारे क्वेश्चंस को मार्क करके रख लेना या बुक मार्क करके रख लेना, या तो स्क्रीनशॉट ले लेना उस क्वेश्चंस को अलग से, ठीक है। सेव कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेके सेव कर लेना, ताकि बाद में इसको रिवीजन करने में काम आए। यही सारे क्वेश्चन से जो फंसे थे, जो क्वेश्चन आपसे बन गए हैं कोई दिक्कत नहीं, वो तो अगले बार भी बन जाएंगे। जो नहीं बने वो आपको आइडेंटिफाई करके रखना है, उसको मतलब मार्क करके रखना है कि ये क्वेश्चन मेरे से नहीं बने, उसको अच्छे से सॉल्व करना है और सीखना है कि ये क्वेश्चंस ऐसे बनते हैं। इससे अपना सिस्टम अपग्रेड होता है। क्लियर? तो ऐसे एनालिसिस किया आता है। एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉक टेस्ट इसलिए दिया जाता है क्योंकि एनालिसिस कर पाएँ। एनालिसिस में आपको देखना होता है कि मैंने कितना क्वेश्चंस किया, कितना टाइम मैंने वेस्ट किया, कितना टाइम मैंने एक एक क्वेश्चन में वेस्ट किया है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन हम देखते रहते और 4-5 मिनट निकल जाता है, लेकिन वो क्वेश्चन नहीं बनता। उससे अच्छा है क्वेश्चन छोड़ ही देते, 5-10 सेकंड देखते, नहीं बन रहा है छोड़ ही देते, वो टाइम और किसी क्वेश्चन में यूटिलाइज कर देते। ऐसा होता है ना। तो ये चीज़ आपको मॉक टेस्ट में आइडेंटिफाई करना है, ये चीज़ आपको मॉक टेस्ट में समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मॉक टेस्ट से ही आप समझ पाओगे इस चीज़ को, अपने आप को एनालिसिस करना, अपने आप को एनालिसिस करना है मॉक टेस्ट में, ठीक है। और जो मॉक टेस्ट सिर्फ देते हैं और एनालिसिस नहीं करते हैं, उनका कुछ फ़ायदा नहीं होता है मॉक टेस्ट से। मॉक टेस्ट से उन्हीं को फ़ायदा होता है जिन्होंने एनालिसिस किया हुआ है। क्लियर? अब देखो, अब 20 दिन में आपको जहां से भी आपने प्रीलिम में किया हुआ है वहीं से आपको फिर से सारे क्वेश्चंस कर लेना है। क्लियर? और हाँ, उसके बाद मॉक टेस्ट देना है अल्टरनेट डे पे। नेक्स्ट आपको जो 20 दिन एक बार खत्म हो जाएगा तो 30 दिन, अब ये 30 दिन आपको क्या करना है, लास्ट 30 दिन में आपको डेली एक एक मॉक टेस्ट देना है, ठीक है। मैथ के एक और इंग्लिश के एक डेली। टाइम क्या होगा? टाइमिंग है कि मैथ का देना है आपको 10 से 12, 10 AM से 12 नून, और ये 3 PM से 5 PM इसका टाइमिंग है। अब ये एग्ज़ाम जैसा टाइमिंग है, ठीक है। 10 से 12, 3 से 5, 10 से 12, 3 से 5, 12 से 3 के अंदर में आपको एनालिसिस नहीं करना है। मान लो कि मैथ एग्जाम आप मैथ का आपने मॉक टेस्ट दे दिया और बीच में एनालिसिस बिल्कुल नहीं करना। आप अपना पढ़ाई जारी रखो, इंग्लिश के लिए पढ़ो, जो भी आपको रिवाइज़ करना है करो, जितना भी आपका रिवीजन शेड्यूल रखा हुआ है उसको रिवाइज़ करो, और आपको 3 बजे बैठ जाना है मॉक टेस्ट देने इंग्लिश का। जब दोनों ख़त्म हो गया, शाम को बैठ के आराम से मैथ और इंग्लिश का एनालिसिस आपको करना है। समझ में आया? हाँ, इसके साथ साथ मैथ का तो मैंने बता दिया आपको, वही उसी चीज़ को देखो 20 दिन में आप जो चीज़ रिवाइज कर रहे थे उसी चीज़ को आपको रिवीजन में रखना है। कोई भी आपने जहाँ से भी सोर्स किया हुआ है, मैं आपको अभी ऐसा नहीं, आपको मैं कोई सोर्स नहीं बताऊंगा, आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा। अभी देखो, मान लो कि आपने कोई भी सोर्स से किया, अभी मैं आपको बताऊंगा कि राकेश यादव क्लास नोट कर लेना। अब क्या करना, अब मैंने क्या किया, आपका रास्ता भटका दिया। अब मैं आपको बोल रहा हूँ कि अपना रास्ता चेंज करो। देखो, अपना रास्ता चेंज मत करो, क्योंकि रास्ता चेंज करने में, उस एडजस्ट होने में समय लग जाएगा, और समय नहीं है, 50 दिन ही है आपके पास, एडजस्ट करने के लिए समय नहीं है। जो लोग टियर 1 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं हाँ उनको सजेस्ट कर सकता हूँ कि ये पढ़ लो वो पढ़ लो। एक बार टियर 1 एग्जामिनेशन क्लियर कर लिया आपने, तो मैं आपको नहीं बोलूँगा कि रास्ता चेंज करने के लिए, आप जो भी चीज़ पढ़ा हुआ था टियर 1 में, आप वही सोर्स को फॉलो करो, वही क्वेश्चंस को करो, उसके साथ मॉक टेस्ट दो। मॉक टेस्ट के जो जो क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं उसको सॉल्व करो, उसी से आप सीखोगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैथ में क्या करना है, आपको रिवीजन रखना है, जो भी आपने टियर 1 में किया है उसी सारे चैप्टर्स को आपको रिवीजन रखना है, वही सारे क्वेश्चंस को आपको रिवीजन में रखना है, उसके साथ साथ आपको मॉक टेस्ट देना है। दैट्स इट। अब इंग्लिश के बारे में बात करते हैं। इंग्लिश में थोड़ा आपको मैं बताऊंगा। इंग्लिश में क्या है कि ग्रामर, ठीक है, इसको मैं इंक चेंज कर देता हूँ। इंग्लिश में क्या है कि 3 सेक्शन होता है। पहला सेक्शन है ग्रामर। इंग्लिश का क्या है, 200 मार्क का है ना, अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो आप। इंग्लिश ईजी भी होता है, उतना डिफिकल्ट होता नहीं है। एक है वोकैब, और तीसरा सेक्शन क्या है, तीसरा सेक्शन है रीडिंग सेक्शन। रीडिंग सेक्शन में क्या आता है,
पैसेज आता है, क्लोज टेस्ट आता है और PQRS वाले क्वेश्चंस होते हैं वो रीडिंग सेक्शन में आते हैं। तो ग्रामर में क्या है, ग्रामर में जो कॉमन एरर हो, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो, फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स में मतलब ग्रामर में भी आता है, वोकैब में भी आ जाता है, तो बीच बीच का है वो। मेनली ग्रामर में सेंटेंस इंप्रूवमेंट और कॉमन एरर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच और एक्टिव पैसिव वॉइस, ये ग्रामर, प्योरली ग्रामर है, ठीक है, ग्रामर पे बेस्ड है। अब देखो आपको ग्रामर का क्या करना है। अब टियर 1 के लिए आप पढ़ रहे थे, कोई भी बुक फॉलो कर रहे थे, जैसे कि मैं फॉलो कर रहा था मिरर ऑफ कॉमन एरर, बहुत सारे लोग प्लिंथ टू पार्लियामेंट फॉलो करते हैं, तो जो भी आप फॉलो कर रहे थे टियर 1 के लिए आपको वही फॉलो करना, उसको चेंज मत करना, ठीक है, उसी को फॉलो करो, वही ग्रामर्स को रिवाइज करते रहो। आपको 20 दिन में आपको रिवाइज करना है। देखो ये जो 20 और 30 का मैंने बनाया है ना, ऐसा नहीं है कि 20 दिन आप पढ़ोगे और 30 दिन में सिर्फ आप कुछ रिवाइज ही नहीं करोगे, सिर्फ मॉक टेस्ट ही दे रहे हो, नहीं, 30 दिन में भी आपको रिवीजन कंटिन्यू रखना है। 20 दिन मैंने इसलिए अलग से किया रिवीजन में, यहाँ पे आपको कंप्लीटली रिवीजन में फोकस करना है, जो जो चीज़ छूट गया वो भी सीख लो ये 20 दिन में, लेकिन नेक्स्ट 30 दिन में कुछ नया मत सीखना। नेक्स्ट 30 दिन में देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, नेक्स्ट 30 दिन में 20 दिन एक बार क्रॉस हो गया तो कोई नया मत सीखना, कुछ नया मत सीखना, कुछ नया ऐड मत करना। लेकिन ये 20 दिन में अगर कोई चीज़ छूट गया है उस चीज़ को पढ़ सकते हो आप, ठीक है। आपके पास ये 20 दिन टाइम मैंने दिया है इस शेड्यूल में, ये 20 दिन में कुछ भी अगर जो छूट गया है, कोई भी कंसेप्ट आपने छोड़ दिया है, मान लो कि कोई चैप्टर आपका वीक रह गया है, फिर से देख लो थ्योरी, फिर से किसी वीडियो देख लो, सीख लो और जान लो इसी 20 दिन में। नेक्स्ट 30 दिन में आपको सिर्फ मॉक लगाना है, सिर्फ रिवाइज करना है और कुछ नहीं। तो आपको ग्रामर जहाँ से भी जो भी बुक फॉलो कर रहे थे आपको वही चीज़ को रिवाइज करना है। अब अगर आपने टियर 1 में अच्छे से पढ़ा हुआ है तो एक दिन लगेगा एक ग्रामर चैप्टर पढ़ने में, पता है। जो भी आपने सोर्स फॉलो किया है ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो, तो अभी आप उस लेवल पे चले गए हो, आपको एक दिन लगेगा मैक्स, आपको एक दिन लगेगा एक ग्रामर चैप्टर सॉल्व करें। एक दिन मतलब क्या है, एक दिन में ऐसा नहीं कि आप पूरा ग्रामर चैप्टर ही पूरा दिन पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं। आपको मैक्स टू मैक्स 1 घंटा या 1.5 घंटा लगेगा, ख़त्म हो जाएगा, उतना एनफ है, ठीक है। तो आप ये प्लान करना कि एक दिन में एक ग्रामर चैप्टर आपको एनी हाउ ख़त्म हो जाए, रिवीजन तो करना है और कुछ नहीं, ठीक है। वो चीज़ कंटिन्यू रहा। उसके साथ वो क्या, आप जो भी सोर्स फॉलो कर रहे थे उसी को रिवाइज करना। देखो यहाँ पे एक चीज़ बोलने की कोशिश करूँगा मैं कि वो क्या दोस्तों समुंदर है, ठीक है। पूरा समुंदर को पीने की कोशिश गलती से ही मत करना, फट जाओगे, ठीक है। उतना है नहीं, बहुत और भी अच्छे अच्छे सेक्शन है, रीडिंग सेक्शन है, ग्रामर सेक्शन है स्कोर करने के लिए। वोकैब में भी स्कोर हो सकता है, लेकिन आप वोकैब में मतलब पूरा फुल्ली स्कोर करने के चक्कर में पूरा समुद्र का पानी पीने की गलती से भी मत कर देना। हाँ, ईडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसमें फुल स्कोर किया जा सकता है। इसके जो भी सोर्सेस हैं आप पढ़ने की कोशिश करो, जानने की कोशिश करो, लेकिन एंटोनिम सिनोनिम में ज़बरदस्ती ज़्यादा मत घुसना। मिनिमम आपको क्या करना है बता दे रहा हूँ, मिनिमम आपको प्रीवियस ईयर की जितने भी एंटोनिम सिनोनिम है उसको तो ख़त्म करना है, मिनिमम मैं बता रहा हूँ। उसके साथ साथ जो भी सोर्स फॉलो कर रहे थे, मान लो कि SP बख्शी के आप वोकैबुलरी जितना भी दिया हुआ है एंटोनिम सिनोनिम बस उतना ही करना है, एनी हाउ उससे ज़्यादा नहीं करना। उसके बाहर अगर क्वेश्चन आया तो हम कुछ नहीं कर सकते, उसके अंदर क्वेश्चन आया तो हो जाएगा। इस टाइप का मेंटलिटी आपको रखना होगा, अदरवाइज अपना मन ऐसा है ना, भूखा है यार, मेरे से और नहीं हुआ, इतना पढ़ूंगा तो इसमें से अगर क्वेश्चन नहीं आया तो क्या हुआ, छूट जाएगा। अरे तो छूट जाएगा तो छूट जाएगा, ऐसा थोड़ी है कि सारे क्वेश्चन उसमें से ही अलग कहीं से दे देगा, कुछ ना कुछ तो उसमें से क्वेश्चन आएंगे ना, तो 1-2 क्वेश्चन छूट जाएंगे, तो उसमें इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ग्रामर सेक्शन भी है, रीडिंग सेक्शन भी है, ओवरऑल हमको अच्छा स्कोर करना है, तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है वोकैब के लिए। ईडियम्स एंड फ्रेजेस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप MB पब्लिकेशन से कर सकते हो, और SP बख्शी के जितने, SP बख्शी में बहुत लिमिटेड दिया हुआ, ज़्यादा नहीं दिया है, लेकिन MB पब्लिकेशन के जो स्टार्टिंग में ईडियम्स एंड फ्रेजेस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो बहुत है, अच्छे हैं। आपको मतलब अगर 10 क्वेश्चन अगर ईडियम्स एंड फ्रेजेस आया है ना, 10 या 12 क्वेश्चन अगर ईडियम्स एंड फ्रेजेस आया है तो आपको मिनिमम 10 आपको उसी में से मिल जाएंगे। अगर और 2 जो एक्स्ट्रा हो शायद वो नया हो सकता है, आप गैस करके आंसर कर सकते हो, लेकिन आपको मिनिमम 10 तो उसी में से मिल जाएंगे। एग्जैक्टली वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी ऐसा ही है, आपको 80% क्वेश्चंस तो उसी में से मिल जाएंगे। ये रहा वोकैब सेक्शन। रीडिंग सेक्शन का क्या करना है, रीडिंग सेक्शन दोस्तों ओनली प्रैक्टिस से ही बनेगा, इसका कोई ट्रिक नहीं है। PQR क्वेश्चन आपको लगाने होंगे, कहाँ से लगाना है, किरण SSC CGL मतलब FSC का जो किरण का प्रीवियस ईयर का जो किताब होता है, इतना मोटा सा किताब है, उसी में से आपको करना है, ठीक है।
वही प्रैक्टिस करना है, उसमें से क्वेश्चंस लगाने हैं। आप लगाओ, अच्छे से पढ़ने की कोशिश, इंस्ट्रक्शन पढ़ो और सेंटेंसेस पढ़ने की कोशिश करो। देखो, नंबर 1 सेंटेंस पढ़ो और बीच के 4 के सेंटेंस पढ़ो और लास्ट वाला पढ़ो। देखो कि पहले के बाद नेक्स्ट क्या आएगा। ये जो PQR, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, PQR का कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। PQRS वाले क्वेश्चंस आप अंडरस्टैंडिंग बेस पे करना पड़ेगा। आपको अंडरस्टैंडिंग, आपको पूरा थीम समझना होगा। वो 4-5 लाइन पढ़ लिए तो आपको समझना होगा यार इसमें बोलने की क्या कोशिश कर रहा है। वो चीज़ अगर आप समझ गए तो आप समझ जाओगे कि पहला नंबर के बाद दूसरा, इसके बाद क्या आना चाहिए। ये ह्यूमन इंटेलिजेंस है, ठीक है। ये आपको कोई नहीं समझा सकता, ये आप खुद जान पाओगे, खुद ही जान पाओगे। ये आपको कोई समझा ही नहीं सकता। ह्यूमन इंटेलिजेंस है। आपको पता होना चाहिए कि यार इसके बाद हाँ इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। ये सिर्फ प्रैक्टिस से ही आएगा। एग्जैक्टली क्लोज टेस्ट भी ऐसा ही है। क्लोज टेस्ट के लिए मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। नॉर्मली सब लोग क्या करते हैं कि क्लोज टेस्ट देखते ही पहले से ही फिल इन द ब्लैंक्स से आंसर मतलब करने स्टार्ट कर देते हैं। वो सबसे गलत अप्रोच है। स्टार्टिंग में मैं भी वही चीज़ करता था, लेकिन बहुत गलत हो जाता था। क्लोज टेस्ट में क्या होता है कि क्लोज टेस्ट फिल इन द ब्लैंक्स नहीं है। फिल इन द ब्लैंक्स क्वेश्चन में सिर्फ सिंगल सेंटेंस होते हैं, हमको वहाँ पे थीम समझने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्लोज टेस्ट ऐसा है कि हमको वहाँ पे थीम समझना होता है। पूरा एक पैराग्राफ है, पूरा पैराग्राफ में 5-6 मतलब ब्लैंक करके रखे हुए हैं, फिल इन द ब्लैंक्स मतलब करके रखे हुए हैं। तो हमको क्या करना है कि पूरा आपको पढ़ लेना है, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, मतलब ऐसे डैश डैश करके आपको पढ़ लेना है। एक बार पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा जो पूरा पैसेज किसके ऊपर दिया हुआ है। क्या पता पैसेज में से पॉजिटिव कुछ निकल रहा है, क्या पता पैसेज में से कुछ नेगेटिव निकल रहा है। तो उस हिसाब से आपको वर्ड्स चूज़ करना है। वर्ड्स चूज़ तभी कर पाओगे जब आप थीम समझोगे पैसेज का। पैसेज का थीम कब समझोगे? जब आप पैसेज पढ़ोगे। लेकिन बिना पढ़े क्लोज टेस्ट अगर पहली लाइन से अगर आप फिल इन द ब्लैंक्स जैसे सॉल्व करने की कोशिश करोगे, आपका 100% गलती हो जाएगा। बाय चांस आप मतलब हिट एंड ट्रायल में आपका हो गया, लेकिन दैट इज़ नॉट द राइट अप्रोच फॉर सॉल्विंग द क्लोज टेस्ट क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये चीज़ कहाँ से करोगे? वही किरण वाले जो प्रीवियस ईयर के बुक है उसी में से आप क्वेश्चंस लगाओ, रिपीटेड बहुत सारे क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन करने की कोशिश करो, देखना आपका इंप्रूवमेंट हो जाएगा। ठीक है, लगाओ तो सही। पहले से अगर आप सोचो यार मेरा इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, लेकिन आप क्वेश्चंस नहीं कर रहे हो, करो तो सही, करने से हो जाएगा। पेशेंस रख के करो, हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा। तो आपको क्या करना है, ये जो 50 दिन में 20 दिन तो आपको मतलब रिवीजन में आपको रखना ही है, उसके साथ साथ आपको वोकैबुलरी और रीडिंग सेक्शन आपको क्वेश्चंस करना है। ठीक है, क्लोज टेस्ट और PQRS क्वेश्चन डेली भी नहीं करने से एटलीस्ट हफ्ते में 2 बार आप उस चीज़ को फोकस करो। ठीक है, टाइम टेबल बना लो कि ये दिन में मैं क्लोज टेस्ट और PQRS के क्वेश्चंस करूँगा, तो आपका मिस नहीं होगा। ठीक है, और हाँ, मेंस एग्ज़ाम, इंग्लिश के मेंस एग्ज़ाम में सबसे अच्छा स्कोर मतलब सबसे फुल्ली स्कोर कर सकते हो आप पैसिव और एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। इसमें एक्यूरेसी मतलब फुल आता है। ठीक है, इसमें गलती नहीं करना और इसके रूल्स अच्छे से देख लेना और इसके वही किरण वाले बुक से क्वेश्चंस अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, बहुत बार कर लेना, 1-2 बार कर लेना पूरा। मतलब जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं मिनिमम आप 2-3 बार तो उसको ख़त्म कर देना, तो आप मतलब जान जाओगे क्वेश्चंस कैसे किया आता है। एक बार वो चीज़ हो गया ना, तो वो फुल्ली स्कोर कर सकते हो। उसमें गलती करने से मतलब बुरा लगता है यार, मतलब वो ऐसा क्वेश्चंस है जो इजीली पॉकेट में आता है वो स्कोर, तो वो इम्पॉर्टेंट है, उसको मिस नहीं करना। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा 50 दिन का ओवरऑल। मैंने मतलब मैंने स्ट्रैटेजी सर कर दिया, एक स्ट्रक्चर बना दिया कि इस स्ट्रक्चर में कर सकते हो। देखो, मैं एग्जैक्टली नहीं बता रहा हूँ कि आपको यही चीज़ करना है। देखो, सोर्स आपको पता है, आपने टियर 1 में जो भी किया है उसी चीज़ को कंटिन्यू करना। बस मैंने एक स्ट्रक्चर आपके सामने रख दिया कि ऐसे 20 और 30 दिन जैसे डिवाइड करके पढ़ाई करो। 20 दिन में आपको रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करना है, मॉक टेस्ट एक दी देना है। 30 दिन में सिर्फ मॉक टेस्ट में फोकस करना है और रिवीजन शॉर्ट रखना है। अगर ये चीज़ को कंटिन्यू कर पाए 50 दिन तक, देखना आपका स्कोर में कितना ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगा और एग्ज़ाम के दिन आप कॉन्फिडेंट फील करोगे और कॉन्फिडेंटली मतलब आप एग्ज़ाम दे के आओगे, क्योंकि आपने इतना मॉक टेस्ट दे चुके हो, आपको टाइम मैनेजमेंट पता है, आप टाइम मैनेज सीख चुके हो, कौन सा क्वेश्चन को स्किप करना है, कौन सा क्वेश्चन को करना है, वो चीज़ सीख पाओगे, मतलब सीख चुके होगे, तो आप अच्छा खासा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आ जाओगे। और अच्छा स्कोर अगर हुआ तो क्या पता आपका
नाम लिस्ट में आ जाए। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में बताना, और मैं मैथ और इंग्लिश के ऊपर अलग से मैं डिटेल में बताऊंगा टियर 2 के लिए। ये मतलब 50 दिन का प्लान है, लेकिन मैथ और इंग्लिश को अलग से मैं बताऊंगा टियर 2 के लिए कैसे किया जाता है। अगर आप चाहो तो मैं बताऊंगा, अगर आप नहीं चाहते हो तो मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना। हैव ए नाइस डे, टेक केयर।